हाय गाइस, मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में मैथ्स के चर्चा करने वाले हैं जो आप डेली बेसिस पे, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या फिर आप एज एक टीचर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको हर जगह काम आने वाला है। और आप डेली बेसिस जो दैनिक हमारी दिनचर्या है उसमें भी आप काम में लेते हो, लेकिन उसको पता नहीं होता क्लियरिटी से कि क्या चीज़ क्या है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस चीज़ों को क्लियर अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारे टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। सबसे पहले जब नाम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आ गया, सबसे पहले हम ये बात करते हैं संख्या होती क्या है। संख्या होती क्या है, संख्या कहते किसे हैं, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। संख्या क्या होती है, संख्या किसे कहते हैं। जब अंकों को, जब एक से अधिक अंकों को, ध्यान से देखना, जब एक से अधिक अंकों को इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर रखकर एक समुच्चय बनाया जाता है, एक समुच्चय बनाया जाता है, वो क्या कहलाती है, संख्या। जब अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार के स्थान पर रखकर एक समुच्चय बनाया जाता है, यानी एक संख्या बनाई जाती है या एक ग्रुप बनाया जाता है, एक जोड़ा बनाया जाता है, एक पेयर बनाया जाता है, उसे ही हम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई संख्या बना ली 2, 5, 9, 4, 6, तो ये अंक हैं। 6 अंक है, 4 भी अंक है, 9, 2, 5, ये सभी अंक हैं। और जब इन अंकों को हमने एक साथ लिख दिया तो एक संख्या बन गई 25,946। अब इनके अंदर दो चीजें होती है, एक तो अंकों का शुद्ध मान, अंकों का शुद्ध मान, इन चीजों को साथ साथ लिख लेना, इनकी परिभाषाएं लिख लेना। उसके बाद अंकों का शुद्ध मान और एक होता है अंकों का स्थानीय मान। एक होता है शुद्ध मान और एक होता है स्थानीय मान। अब जैसे मैं बात करूं कि ये जो अंक 9 है, अंक 9 है, इसका शुद्ध मान क्या है, तो अंक 9 का शुद्ध मान तो 9 ही है, अंक 9 का शुद्ध मान तो 9 ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं 9 का स्थानीय मान, तो 9 किसके स्थान पर आ रहा है, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर, तो 9 का स्थानीय मान 900 होगा। 9 का स्थानीय मान 900 होगा, जबकि शुद्ध मान 9 होगा। जैसे मैं 5 की बात करूं तो 5 का जो शुद्ध मान है वो तो 5 ही होगा, जबकि अगर मैं 5 की बात करूं कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़े और हजार के स्थान पे आ रहा है, तो इसका मान होगा 5000। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक चीज आती है प्राकृत संख्या। क्या आता है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, एक से, 2, 3, 4, 5, 6, इस हिसाब से चलते चलते प्लस धनात्मक की ओर चली जाती है। यानी वे संख्याएं जो प्लस 1 से शुरू होके पॉजिटिव इंफिनिटिव यानी प्लस धनात्मक की ओर जाती है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं। वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं। ध्यान रखना, प्राकृत संख्याओं के अंदर कभी जीरो शामिल नहीं होता है, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब प्राकृत संख्या के अंदर जीरो को भी शामिल कर दिया जाए। कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस हिसाब से ये संख्याएं चलते चलते आगे अनंत तक जाती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या है। जब प्राकृत संख्याओं के अंदर शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, किसको शामिल कर दिया जाए, शून्य को भी, तो वो संख्याएं क्या बन जाती है, प्राकृत संख्याएं। क्या बन जाती है, प्राकृत संख्याएं। उसके बाद अगला आता है पूर्णांक संख्याएं। अगला आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो जब पूर्ण संख्याओं के साथ प्लस और माइनस के चिन्ह लगा दिए जाए,
जब पूर्ण संख्याओं के साथ प्लस और माइनस के चिन्ह लगा दिए जाए तो ये संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्याओं के साथ प्लस और माइनस, कहने का मतलब है सभी माइनस की संख्याएं, जैसे -4, -3, -2, -0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तो सारी क्या हो गई? माइनस की संख्याएं। और ये सारी क्या हो गई? प्लस की संख्याएं। और साथ में क्या हो गया? 0। तो ये सभी मिलकर क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। ये सभी मिलकर आपस में क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। ध्यान रखना, संख्या किसे कहते हैं? अंकों का शुद्ध मान और अंकों का स्थानीय मान। उसके बाद प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। ये चीजें हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं और हमें इनका क्लियरिटी से पता नहीं रहता कि कौन सी संख्या किस प्रकार की है। उसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वे संख्याएं, साथ में नोट करना, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड करना पॉसिबल हो, ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड करना संभव हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ऐसी संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा 4 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 4 का खुद का जाता है, उसके अलावा 2 का भी भाग जाता है। इसमें 1 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, अर्थात उनके अभाज्य गुणनखंड करना संभव हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करता हूं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा, ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए, ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात जिनके अभाज्य गुणनखंड करना संभव ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, 29। क्या इन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग जाता है? नहीं। क्या इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना संभव है? नहीं। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सभी लिखा, लेकिन एक नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? एक नहीं लिखा। ना मैंने भाज्य में लिखा, ना मैंने अभाज्य में लिखा। आई क्या दिमाग में? अगर वीडियो को गौर से देख रहे हो, चीज को समझ रहे हो, तो आपके ध्यान में आया होगा कि मैंने एक क्यों नहीं लिखा, ना मैंने भाज्य के साथ लिखा, ना अभाज्य के साथ लिखा। ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो एक है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ध्यान रखना, संख्या 1, ये जो अंक 1 है, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। फिर अगली चीज, अभाज्य संख्याएं जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सभी की सभी विषम संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सभी की सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम में होती है। ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है सम संख्या। ये तो शायद आप जानते होंगे, सम संख्या।
सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, अर्थात जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो। वे संख्याएं जिन्हें 2 का भाग पूरा पूरा जाए अर्थात जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, सम संख्याएं कहलाती है। फिर बात करता हूं विषम संख्या की। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूर्ण रूप से ना जाए अर्थात जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 हो। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 हो विषम संख्या कहलाती है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? उसके आगे देखो, अगर चीजों को क्लियरिटी से अच्छे से समझना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आगे हम पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ध्यान से देखना, ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए, ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए, p और q दोनों पूर्णांक हो, यानी p और q प्लस माइनस की कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है, कंडीशन है, स्थिति है कि ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए, p और q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ऊपर कोई भी माइनस की, कोई भी प्लस की और 0 भी आ सकता है, लेकिन नीचे सिर्फ प्लस और माइनस की संख्या आनी चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। फिर बात करता हूं अपरिमेय संख्या की। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए अर्थात जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में ना लिखा जाए अर्थात जो परिमेय है तो वो बाकी बची संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय। यानी p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते तो अपरिमेय कहलाएगी। उसके बाद एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसका कोई मान निश्चित नहीं होता है। जैसे पाई का मान 3.14159 ऐसे चलता ही जाता है। ऐसी संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिनको p बटा q के रूप में लिखना संभव ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। फिर उसके बाद एक चीज, एक परिमेय है और उसके साथ दूसरी भी परिमेय है, तो दोनों का अगर जोड़ करेंगे तो परिमेय आएगी, अगर गुणा करेंगे तो भी क्या आएगी? परिमेय। लेकिन अगर एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, अगर इनका जोड़ करेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी? अपरिमेय। अगर इनका गुणा करेंगे तो भी क्या आएगी? अपरिमेय संख्या ही आएगी। उसके बाद दो चीजें और होती है, एक पूर्ववर्ती और एक अनुवर्ती। एक होता है पूर्ववर्ती और एक होता है अनुवर्ती। ध्यान से देखना, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। जैसे मैंने कोई संख्या दे दी 455, अगर इसका पूर्ववर्ती पूछूं, पूर्व का मतलब पीछे का, तो इसका होगा 454, तो इसका 454। अगर मैं इसका अनुवर्ती पूछूं, 455 का अनुवर्ती पूछूं तो 456 होगा। कितना होगा? 456 होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।